हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन बताया था। उस एप्लीकेशन में हमने आपको यह बताया था क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने लिया था और उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन करके बताया था। आज वापस से हम रिफ्रैक्शन का एक और एप्लीकेशन यहाँ करने वाले हैं और हमें ये पता है बच्चों कि जब हम जैसे हम बात करें किसी स्विमिंग पूल में जब हम उतरते हैं तो हमें ये फील होता है कि उसका जो बॉटम वाला पार्ट है या हम ये कह सकते हैं कि उसका जो डेप्थ है पानी का वो काफ़ी कम है और हमें ये फील होता है कि ये जो पानी है हमारा जो बॉडी है उसके मिड पॉइंट तक ही यानी अपने पास हाफ तक ही आने वाला है, यानी हम ये कह सकते हैं हमें ये लगता है कि ये पानी हमारे पैरों तक ही रह जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम उस पानी में उतरते हैं तो वो पानी हमारे गले के ऊपर तक भी आ जाता है। इसका मीन अपने पास क्या हुआ कि जब आप उसको बाहर से देख रहे थे तो बाहर से देखने पर क्या हुआ, उसका जो बॉटम है वो आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसका मीन कहीं ना कहीं जो ये रीज़न है नहीं दिखने का वो रिफ्रैक्शन है। अब हम बात करें कि उसका जो वर्चुअल पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है उसका रियल पोजीशन आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों होता है? चलो हम उसको बच्चों डिस्कस करते हैं। कि मैं ये मान लेता हूं कि बच्चों ये सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। और आप देख कौन से मीडियम से रहे? आप रेयर मीडियम से देख रहे हैं। तो इसका फर्स्ट मीडियम का हम यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लेते हैं और ये सेकंड मीडियम यहाँ ये डेंसर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N2 ले लेते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि बच्चों ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास में, यानी हम ये मान लेते हैं एक बार के लिए कि बच्चों यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अपने पास इस बॉटम में रखा हुआ है। आप इसके लिए मान लो कि ये बच्चों आप क्या मान सकते हो कि सर ये आपके पास क्या है, एक फिश रखी है हमने, ये फिश आपको क्यों ऊपर दिखाई दी, तो आप इसको फिश भी बना सकते हैं। यानी हम मेनली ये बताना चाहते हैं कि इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है अपनी बॉटम वाली पोजीशन पे दिखाई नहीं देता, रियल पोजीशन में दिखाई नहीं देता, थोड़ा ऊपर होता। तो उसका रीजन क्या है कि बच्चों ये अपने पास में मान लेता हूँ कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका नेम हमने O दे दिया है। ये इस डेंसर मीडियम में D डेप्थ में है, तो ये जो D डेप्थ है बच्चों उसका क्या होगा, रियल डेप्थ होगा। ये उसका रियल डेप्थ अपने पास हो गया। अब हमें ये पता है क्योंकि देखने वाला क्या होगा बच्चों जस्ट इसके ऊपर होगा, जो आई अपने पास होगी ये आई बना देते हैं, बड़ा सा आई हम यहाँ बना देते हैं, ये आई हो गया। अब अपने को ये देखना है कि ये जो आई है इस ऑब्जेक्ट को कहाँ यहाँ देखता है। अब ये नहीं देखे कि बच्चों ये आई इस साइड बनाया हुआ, आई जो है जस्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, यानी इस जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम इसे को यहाँ देख रहे हैं। तो होगा क्या बच्चों कि यहाँ इस आई को इसका क्या बनता हुआ दिखाई देगा, इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। और इमेज के लिए बच्चों हमें यह पता है कि मिनिमम 2 यहाँ रेज होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ 2 मीडियम है, 2 मीडियम, एक मीडियम में ऑब्जेक्ट है, दूसरे मीडियम से देखा जा रहा है, इसका मीन यहाँ दो रे होगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन अपने पास यहाँ इमेज बनाएगी। तो यहाँ फर्स्ट रे जो है बच्चों ये फर्स्ट रे मैं यहाँ ले चुका हूँ और ये फर्स्ट रे देखो इस सरफेस के कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ से निकल रहा है। यानी इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाला जो रे है बच्चों वो हमने फर्स्ट यहाँ नॉर्मल वाला ले लिया है, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर हमने ले लिया है। बच्चों याद रखना जब भी सरफेस के परपेंडिकुलर अपने पास हम रे लेंगे तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये अपने पाथ पर क्या चली जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ये अपने पाथ पर बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से जा चुकी है। अब चलो दूसरी रे लेते हैं क्योंकि मिनिमम 2 रे से यहाँ अपने पास में इमेज बनेगा, इसलिए हम यहाँ ये सेकंड रे यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड रे हमने इंसिडेंट रे ले लिया है, तो ये हम यहाँ नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल N ले लेते हैं, ये नॉर्मल हम N डैश ले लेते हैं। अब बच्चों ये जो रे है वो डेंसर से कौन से मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है। इसका मीन ये नॉर्मल से दूर हटेगा, यानी ये बेंड्स अवे टू नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से अपने पास दूर हट चुका है, ये नॉर्मल से दूर हट चुका है। एक्चुअल पाथ उसका ये होना चाहिए लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन उसने अपने पाथ को चेंज कर लिया। अब हम यहाँ देखें क्योंकि इस आई को यानी ये जो पर्सन है, इस पर्सन को जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसका इमेज दिख रहा है। और इमेज देखो बच्चों ये दोनों रे बनाएगी,
लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि ये रे तो बच्चों इधर जा रही है, बहुत आगे तक जा रही है, ये रे बिल्कुल ऊपर जा रही है। तो इसका मीन ये दोनों रे कहीं पर भी मीट नहीं होगी, दोनों रे कहीं पर भी एक दूसरे से इस रेयर मीडियम में नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो इमेज नहीं बनेगा, उसको एक्चुअल इमेज यहाँ इस ऑब्जेक्ट का इस रेयर मीडियम में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ इमेज बनेगा ही नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि इस रिफ्रैक्टेड रे को यदि हम पीछे मिलाते हैं तो बच्चों, जब हम पीछे इसको बढ़ाते हैं, पीछे हम मिलाते हैं, तो ये इस पॉइंट पर आपके पास क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मीन, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों ये आगे जाकर यदि इमेज नहीं बना रहा है तो हम ये देखते हैं कि पीछे कौन से पॉइंट पर अपने पास मिलता हुआ इमेजिन हो रहा है, अपीयरेंट वहां पर अपने पास हो रहा है, अपीयर वहां पर अपने पास हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये तो रिफ्रैक्टेड है, ये दूसरी रिफ्रैक्टेड है, इस पॉइंट पर आपके पास उस ऑब्जेक्ट को, यानी सॉरी इस पर्सन को, इस व्यक्ति को यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इस पोजीशन पर एक वर्चुअल इमेज क्या होगा, बनता हुआ दिखाई देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो रियल ऑब्जेक्ट था उसका वर्चुअल जो पोजीशन है उसको बॉटम से कुछ ऊपर दिखाई देता है, कुछ हाइट ऊपर दिखाई देता है। इसलिए इस पर्सन को, इस व्यक्ति को ये फील होता है कि ये जो बॉटम वाला पार्ट है थोड़ा ऊपर आ चुका है, या ये कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको उसकी रियल पोजीशन पर दिखाई नहीं देता है, उसको उसके बॉटम से कुछ हाइट पर हमें दिखाई देता है। तो ये बच्चों उसका यहाँ क्या हो चुका है, वर्चुअल डेप्थ हो चुका है। ये वर्चुअल डेप्थ भी आप इसको कह सकते हैं, इसको हम अपीरेंट डेप्थ भी यहाँ बोलते हैं। और मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये कितना है, डी डैश आपके पास है, कितना हो गया, डी डैश हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि ये जो हमने मीडियम लिया है, ये जो डेंसर मीडियम है, इसको आप बना देते हैं। ये लो, ये डेंसर मीडियम अपने पास आ चुका है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अपने पास ए डैश है। ऐसे लेकर ए डैश का जो डिस्टेंस है दोनों नॉर्मल का, वो मैं मान लेता हूं x अपने पास है, ठीक है। तो बच्चों ये एंगल कितना है सोचना है। देखिए ये वाला एंगल यदि हम बात करें, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रहे, लिख देना यदि आपको पता नहीं रहे तो ये अपने पास इंसिडेंट रहे, और ये कैसी रहे बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे आपके पास है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल है। तो ये एंगल बच्चों कितने का होगा, अपने पास आई का होगा। बात समझ में आ रहा है, ये एंगल अपने पास इंसिडेंट एंगल होगा जो कि अपने पास क्या है, आई है। इसी तरीके से बच्चों ये एंगल अपने पास कितने का होगा, आर का होगा, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल आपके पास किसका होगा, आर का होगा, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखें बच्चों ये एंगल कितने का होगा, यदि मैं बात करूं कि ये वाला एंगल कितना है, तो देखें ये नॉर्मल, इस तरीके से देखना एक बार आप, ये नॉर्मल एन, ठीक है, ये पॉइंट ए, लेकिन मैं ये ओ पॉइंट लिख देता हूं। इसी तरीके से ये पॉइंट ए डैश लिख देते हैं, और ये आगे जो भी अपने पास पॉइंट जा रहा है इसको, मतलब ये वाली शेप देखें आप, ये वाली ऐसे देखें, ऐसे एन से आ रहा हूं मैं, ओ की साइड आ रहा हूं, ओ से मैं ए डैश की साइड जा रहा हूं, और ए डैश से वापस से मैं नीचे की साइड यहां जा रहा हूं, ठीक है। अब ये देखें ये वाली शेप आपको एक जेड की शेप दिखाई दे रही, और इस जेड की शेप में ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल कितना है बच्चों, आई है, ये एंगल आई है, तो बच्चों ये एंगल भी क्या रहेगा, आई रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल है, और ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये आई, तो इसलिए ये एंगल भी कितने का बनेगा, अपने पास आई का बनेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। और हम बात करते हैं बच्चों इस वाले एंगल की, हम बात करते हैं कि ये एंगल कितने का होगा, मतलब ये वाला एंगल जो है, जो ओडेस के साथ यहां बन रहा है, वो एंगल कितने का होगा, उसका हम बात करते हैं। तो इसके लिए बच्चों इन दोनों नॉर्मल्स को आप देखो, ये एक नॉर्मल है एन वाला, और एक नॉर्मल बच्चों एन डैश है, ठीक है, ये दोनों नॉर्मल है, एक नॉर्मल एन और एक ये एन डैश है। और हम ये देखें ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये पूरी रिफ्रैक्ट, यहां हमने इसको वर्चुअल बना रहा था, डॉटेड लाइन से बता दिया था। ये वाला जो एंगल है ये कितना है बच्चों, आर है, देख सकते हैं ये एंगल आर है, तो ये एंगल भी क्या रहेगा बच्चों, आर रहेगा। दो पैरेलल को यदि एक लाइन यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो ये जो एंगल्स बनेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल, वो अपने पास इक्वल रहेंगे। तो ये एंगल आर अपने पास, तो ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल आर बना, तो ये एंगल अपने पास कितने का होगा, आर का रहेगा।
बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है अपने को। अब हम क्या करते हैं, या स्नेल का लॉ अप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम स्नेल लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, और स्नेल लॉ क्या कहता है बच्चों, देखिए यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ रेयर मीडियम का क्या है बच्चों, n1 है। एंगल कितना बन रहा है बच्चों, यहाँ r बन रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, साइन r लिखा जाएगा। पहले भी मैंने समझाया, रिफ्रैक्शन में आप अच्छे से देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ डेंसर मीडियम में क्या है बच्चों, n2 है, और ये क्या आपके पास में साइन i अपने पास हो चुका है। यह एंगल कितना है, i, और i अपने पास है, तो ये n1 साइन r और ये क्या आ चुका है, n2 साइन i हो चुका है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। अब हम और बात करते हैं यहाँ, और हम क्या बात करें, चलो देखते हैं। अब हम बात करें कि बच्चों यहाँ से दो ही तो रे निकलेगी, नहीं बहुत सारी रेज यहाँ से निकलेगी। जैसे मान लो कि ये एक रे यहाँ हुई, एक रे यहाँ, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारे, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बहुत सारी रेज हो सकती है। और ये रेज जो होगी वो पैरा एक्सियल होगी, यानी ये जो रेज होगी, ऑल रेज, ऑल इंसिडेंट रेज, ये सारी की सारी पैरा एक्सियल होती है बच्चों। कैसे होती है, पैरा एक्सियल का मीन हो गया कि साइन आई, इफ साइन आई एंड साइन आर कैसे होंगे बच्चों, बहुत स्मॉल एंगल होंगे। साइन आई, ये एंगल आई, ये एंगल आर, देखो आप देखिए छोटे 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 बहुत सारी रेज जो बनेगी, इनमें बहुत सारे छोटे एंगल्स बनेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं साइन आई और साइन आर यदि वेरी स्मॉल है, तो साइन आई यदि बच्चों वेरी स्मॉल है तो किसके इक्वल होगा, आई के, और मैं इसको टेन आई भी लिख सकता हूँ मैथमेटिकल प्रिंसिपल से, क्योंकि टेन आई भी यदि बच्चों स्मॉल होता है तो वो भी, जैसे मैं बोलूँ टेन आई स्मॉल होगा तो किसके इक्वल होगा, आई के, और साइन आई स्मॉल होगा तो किसके इक्वल होगा, आई के। तो यदि मैं साइन आई को स्मॉल करके आई लिखता हूँ तो आई को मैं टेन आई के इक्वल भी लिख सकता हूँ। कहने का मीन बच्चों में ये साइन वाला जो टर्म है उसको टेन की फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट करूंगा। इसी तरीके से बच्चों ये साइन आर जो है वो आर के इक्वल होगा, जिसको मैं टेन आर भी यहाँ लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू रखें, क्या आएगा बच्चों, n1 साइन आर, ठीक है। और साइन आर की जगह क्या लिख रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ टेन आर लिख रहा हूँ, तो ये टेन आर आ गया। इसी तरीके से ये क्या है बच्चों, n2 साइन आई की जगह यहाँ क्या लिखा जा रहा है, टेन आई लिखा जा रहा है। इससे दे देते हैं बच्चों हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब यहाँ दो ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं, एक में बच्चों में टेन आर का वैल्यू निकालूंगा, एक ट्राइंगल में टेन आई का वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए फर्स्ट ट्राइंगल देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ओ ए डैश में देखेंगे हम, कौन सा ट्राइंगल बच्चों, देखें ओ ए डैश, ये वाला ट्राइंगल है, अच्छे से देख सकते हैं। इस वाले ट्राइंगल में देखो बच्चों, ये तो एंगल आई है, एंगल का फ्रंट साइड, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला साइड क्योंकि ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ और ये इसका बेस हुआ। और हमें पता है कि आपको क्या चाहिए बच्चों, टेन आई चाहिए, और टेन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या हुआ बच्चों, इसका एक्स हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर हुआ एक्स, इसका बेस क्या हुआ बच्चों, ये वाला साइड, बेस क्या हुआ इसका ओ ए, और ओ ए इसका क्या है, रियल डेप्थ है, तो रियल डेप्थ इसका कितना है बच्चों, स्मॉल डी है, तो ये स्मॉल डी अपने पास हो गया। हम इसको एक बार इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, ठीक है। अब एक मिनट देख लेते हैं बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। चलो अब हम बच्चों यहाँ किसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कौन से ट्राइंगल में, देखें ट्राइंगल कौन सा ले रहे, अब ओ डैश से ले लीजिए आप, ओ डैश ए डैश, देखिए आप ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ओ डैश ए, मतलब जिसमें एंगल आर बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल। इसमें क्या निकालना है बच्चों, टेन आर निकालना है। वही परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका एक्स होगा, बेस देखो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बेस क्या हो गया बच्चों, ये वाला, और ये क्या है उसका वर्चुअल डेप्थ है, वर्चुअल डेप्थ कितना है इसका, डी डैश है, ये डी डैश आ गया। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, थर्ड आ गया। सेकंड और थर्ड से बच्चों फर्स्ट में वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो यहाँ देखो हम फर्स्ट में इसका वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा देखते हैं बच्चों, n1 टेन आर, क्या है टेन आर, और टेन आर को क्या लिखूंगा मैं, x अपॉन डी डैश लिखा जाएगा। इसी तरीके से क्या है n2, ये n2 आ गया, क्या है टेन आई, और टेन आई को क्या लिखा जाएगा, एक्स वाई डी लिखा जाएगा। ठीक है, आप बच्चों नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर लिया करें। चलो अब इसको हटा देते हैं,
इसको सोल्व करते हैं। अब बच्चों यह जो स्नेल का लॉ है उसके अकॉर्डिंग तो हमें, क्योंकि ये तो रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, हमें इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के कंपैरिजन में फाइंड आउट करना है। तो इसको देखो क्या लिखा जा रहा है, देखो x से तो x कैंसिल आउट हो चुका है, ये d यहां पहुंचा दीजिए और ये d डैश डिवाइड में है और ये n2 और n1 को इधर पहुंचा दीजिए तो ये n1 आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है डेंसर मीडियम का वो d और d डैश के रेशियो के अपने पास इक्वल आ रहा है, यानी n2 अपॉन n1 इक्वल क्या आ रहा है d अपॉन d डैश, और d क्या है यहाँ रियल डेप्थ है, d अपने पास में बच्चों यहाँ रियल डेप्थ है और d डैश यहाँ वर्चुअल या अपरेंट आपके पास डेप्थ है। तो हम देख सकते हैं कि यह जो अपने, क्योंकि n1 यदि बच्चों एयर आपके पास है तो इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। तो हमें देख सकते हैं कि डेंसर मीडियम का यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो जो रियल डेप्थ है और जो वर्चुअल डेप्थ है उसके रेशियो के इक्वल आ रहा है। यदि बच्चों आपको रियल डेप्थ दी जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी जाए, तो आप उसका वर्चुअल डेप्थ भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बच्चों डेप्थ कहाँ से लिया जा रहा है, ये डेप्थ लिया जा रहा है इस सरफेस से। कहाँ से लिया जा रहा है बच्चों, इस सरफेस से ये डेप्थ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।